हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? वेलकम टू श्रेखास केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर क्लास 12th का है। आज हम पढ़ेंगे इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कहाँ पढ़े हैं? पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक्सट्रीम राइट पर हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और मिडल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं, 3rd से लेके 12 तक, और इनको हम लोग सीरीज में भी काउंट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसे हम 3D सीरीज भी कहते हैं और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग 4D सीरीज भी कहते हैं। देखो 3D सीरीज का मतलब क्या है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D सब शेल में जाता है। कैसे? इनके मेंबर्स के नेम है शक्ति, विक्रम, फैकौनी, क्यों, जना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। These are the elements of first transition series और 3D series। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। इनका याद करने की जरूरत नहीं है। 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 30। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D ट्रांजिशन सीरीज जो है हमारी, इनके मेंबर्स के नेम्स हैं ये जरीना बी, मो टक, रू र, पीडी करती रहती है, आज एनु काट दो। पंजाबी में आज एनु काट दो का मतलब क्या होता है? कड मीन्स बाहर निकाल दो। आज एनु काट दो। ये जरीना बी मोटक रू र पीडी करती रहती है, आज एनु कर दो। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? अगर हम 21 में 18 ऐड कर दे, 18 को ऐड करें तो ये बनता है 39। तो इसका एटॉमिक नंबर है 39। 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48। कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48। अब उसके बाद चलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ला लेंथेनम, हफ्ता, ला हफ्ता, उ रे, ओस, इर पट, आओ एच जी, आओ एच जी। ला हफ्ता उरे, ला हफ्ता उरे, ओस इरपट, आओ एच जी। इसका एटॉमिक नंबर, इसमें 18 ऐड करो तो आपको मिलेगा 57। 57 के बाद जो एलिमेंट था ना जिसका एटॉमिक नंबर 58 था, असल में उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो 4f में जा रहा था। और f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? टोटल 14। तो इसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं 58 से लेके 71 तक, इन एलिमेंट्स को यहां रखा गया है जिनका नेम है लेंथेनॉइड्स, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 79 और इसका एटॉमिक नंबर है 80। सिमिलरली फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो कि इनकम्प्लीट है, उसमें एलिमेंट्स है एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता लगाना हो तो इसमें 32 ऐड कर दो। अगर हम इसमें 32 ऐड करते हैं तो ये बनता है 89। 89 के बाद 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स हैं उसमें 5f सबशेल फिल किया जाता है और ये सारे एलिमेंट्स का नेम है एक्टिनॉइड्स। हम इन्हें एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। लेंथेनॉइड्स बिकॉज दे फॉलो लेंथेनम, इसलिए हम इनको नीचे रखते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। हम चलते हैं दोबारा से ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें लास्ट में 4s2
3d1 है, इसकी 4s2 3d2, 4s3 4s2 3d3, इसकी एक्सेप्शनल है, क्रोमियम और कॉपर की हमारी एक्सेप्शनल है, इसमें हमारी आएगी 4s1 3d5, इसकी 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8. Once again it is exceptional, तो यहाँ पे 3d10 और 4s1, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से d में शिफ्ट कर जाता है बिकॉज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। और यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 and ns 0 से 2। बट किसी बुक्स में इवन एनसीईआरटी में भी यहाँ 1 से 2 लिखा है। बट लेट मी टेल यू, पैलेडियम के जो लास्ट वाला 5s है उसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, तो हम उसको भी काउंट करते हैं, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns 0 से 2 हो जाएगी। n-1 का क्या मतलब है? n का मतलब होता है लास्ट शेल और n-1 का मतलब होता है लास्ट से पहले वाला, मींस उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट लास्ट बट वन। यू नो, इन सब में तुमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो ग्राउंड स्टेट में 3d1 से 9 इलेक्ट्रॉन होंगे या इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। कैसे? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कैसे? बिकॉज जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। अब इसके ग्राउंड स्टेट में 3d10 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए क्या था? 1 से 9, अब 10 है, पार्टली फिल्ड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जिंक जब भी बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी इसके 3d में 10 है, मींस इसके 3d 10 इलेक्ट्रॉन है, पार्टली फिल्ड कभी नहीं होते, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ना जिंक है, ना कैडमियम, ना मरकरी, राइट। फिर आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर, यू नो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सिल्वर की? सेम कॉपर जैसी, मींस 5s1 और 4d10। क्वेश्चन है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे है? यू नो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4d10 होगा, लेकिन कभी कभी सिल्वर अपनी लाइफ में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब ये Ag+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, Ag+2, तो इसके D में 4d 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो, जीवन में कभी तो शो करता है, पार्टली फिल्ड होना चाहिए, जीवन में कभी एक बार भी शो करे तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट होगा। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, और ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए दे शुड हैव पार्टली फिल्ड डी सब शेल, और जो कि इनके पास है या तो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को यही रहने देते हैं और बाकी को हम इरेज कर देते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम यही रहने देते हैं, जैसे कि ये हियर इट वाज स्कैंडियम, इट इज 4s2
एंड 3D1 कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, बिना कॉन्फ़िगरेशन को याद रखे आप चैप्टर ये नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहले इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा, एस और पी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम लोग इनको हॉरिजॉन्टल स्टडीज करेंगे। वाई, इनकी प्रॉपर्टीज हॉरिजॉन्टल में मैच करती हैं या ग्रेडेशन शो करता है। ओके, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता क्या है, डिक्रीज होता है एज यूजुअल। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बट जो साइज में डिक्रीजमेंट है ना वो बहुत थोड़ा है। मींस आयरन, कोबाल्ट और निकल के जो साइजेस है लगभग कंपेरेबल है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 3D में जाता है, राइट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, लास्ट शेल में। इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। चार्ज यहाँ बढ़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा, तो चार्ज बढ़ेगा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास ले आएगा। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा सा केस डिफरेंट है। कैसे, इलेक्ट्रॉन की एंट्री यहाँ हो रही है, बाहर वाले शेल में जो बड़े हैं वो बड़े हैं, इलेक्ट्रॉन की एंट्री पेनल्टीमेट में हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बढ़ रहा है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को खुद लेने की कोशिश करेगा, यानी कि इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर ये इसी बढ़ते हुए चार्ज को खुद ही ले लेगा तो आखिरी वाले शेल पर जब चार्ज जाएगा ही नहीं तो वो खींचेगा कैसे। इसीलिए बढ़ता हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ता हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, ये और बात है कि 3D इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, बट कुछ तो होता है, तो इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। कैंसिल करेंगे तो साइज में फर्क कुछ खास नहीं आने वाला। So that's why from left to right the decrement in size is very small. Okay? From top to bottom, अगर हम स्कैंडियम को देखें, या यट्रबियम था हमारा स्कैंडियम, उसके नाम लेंथेनम था, एक्टिनियम था, और यहाँ पे जिरकोनियम, हाफनियम था, राइट। अब फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। एस और पी ब्लॉक में हमने यही तो पढ़ा है, क्यों, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो साइजेस होते हैं ना वो सिमिलर हैं। बड़ी अजीब बात है, सिमिलर कैसे हो सकते हैं, इसमें तो इससे एक शेल फालतू होगा। एक्चुअली क्या होता है, शेल तो एक्स्ट्रा होता है इसका, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना 4f में भरे जाते हैं। 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उससे क्या होगा, 4f की जो शील्डिंग होती है ना वो बहुत पुअर है, यानी कि जैसे न्यूक्लियस को कहते हैं चल हट, तेरा चार्ज मेरे को नहीं चाहिए। अब अगर 4f वाले इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को बोलते हैं चल हट, हमें नहीं चाहिए, वो साइड पे हो जाएंगे, तो ये चार्ज क्या करेगा, आखिरी शेल पे जाएगा, उसको खींच के नीचे ले आएगा। इन्हीं 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से जो साइज होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइजेस सिमिलर हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सेम क्यों है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर लाइंग 4f इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या होता है, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज घट जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, न्यूक्लियस का चार्ज जो आखिरी वाला शेल महसूस करता है, फील करता है, उसे हम इफेक्ट यानी कि असर क्या है उसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जब जब ENC बढ़ता है साइज घटता है। तो इसीलिए सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइजेस जो होते हैं, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव सिमिलर साइजेस एंड of course similar properties। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है एज यूजुअल,
जो पहले हुआ था, बट डिक्रीमेंट इन साइज इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर हो रहा है पेनल्टीमेट में, वो खुद स्क्रीन भी कर रहा है और एंट्री भी ले रहा है, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक उतना नहीं पहुंच पाता। डू यू नो, फेकोनी का साइज लगभग सेम होता है। ओके, एट द एंड अचानक जिंक का साइज बढ़ जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, जिंक का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसका जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाता है, जगह भी तो चाहिए ना, तो एक्सपैंड करेगा और साइज जो है वो बढ़ जाएगा। और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइजेस सेम क्यों है? क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेंथेनॉइड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन को भरने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, इसीलिए इसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इनकी एटॉमिक साइज के बाद है आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज साइज डिक्रीजेस। आपको पता होगा जब साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा और उसको वहां से रिमूव करना उतना मुश्किल होगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है। ओके, टॉप टू बॉटम, यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइज जितना बड़ा होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो निकालना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का तो इट्स ओके, जो साइज बड़ा है तो घटेगी, बट IE ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज मोर देन IE ऑफ second transition series. Why? Because of lengthened contraction. जब साइज घट गया इसकी वजह से, जब साइज जितना छोटा होगा IE उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन और आता है, देखो अगर मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बन जाता है? बहुत स्टेबल। अगर मैं आपसे कहूं इसका मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बताओ मुश्किल होगा कि आसान होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद इट हैज एक्वायर्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी भी अपने आप को और अनस्टेबल नहीं करती, तो इसकी थर्ड IE बहुत ज्यादा होगी। अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो थर्ड IE इससे कम होएगी। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं हाँ यार मेरे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो मैं उसके बाद स्टेबल हो जाऊंगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सेकंड ज्यादा होगी, किसकी थर्ड ज्यादा होगी, किसकी फोर्थ ज्यादा होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आगे ना वही बात मैंने बोला था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ से देख के बताओ वो कौन है जिसकी सेकंड IE बहुत ज्यादा होने वाली है? ऑफ कोर्स कॉपर एंड क्रोमियम। इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दो तो ये भी स्टेबल है और वो भी स्टेबल है, तो कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बहुत कुछ आइडिया लगा लेते हैं। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी में एक क्वेश्चन और आता है, K2PtF6 स्टेबल कंपाउंड है, बट इसका जो करेस्पॉन्डिंग निकल का कंपाउंड है वो कम स्टेबल है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? सी, इसमें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, दोनों ही एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट ये क्या, ये बना रहा है वो नहीं बना रहा। इसका रीजन है, इसके जब हम 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, यानी कि फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है वो स्मॉल है और इसकी पहली 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज का सम ज्यादा है। मींस जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी वही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। सो फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज का सम इसका स्मॉल है, इसका ज्यादा है।
Next physical property is variable oxidation state. Yes, transition elements show variable oxidation states. Means इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी होती हैं और अगर हमें पता लगाना हो कि इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है किसकी, तो हम सबसे पहले फ्लोरीन को भेजते हैं. फ्लोरीन बॉस ऑफ द पीरियोडिक टेबल है और फ्लोरीन अगर किसी के पास जाएगा ना तो उसको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ेंगे. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑफ ऑस्मियम एंड रुथेनियम. कितनी है? +8. कैसे पता चला? बिकॉज 8 फ्लोरीन जो हैं वो ऑस्मियम के साथ रिएक्शन करके आते हैं और दूसरे नंबर पर हम भेजते हैं ऑक्सीजन को. फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगानी हो तो हम इन दोनों को भेजते हैं. तो ऑक्सीजन थोड़ा सा बेटर है देन फ्लोरीन. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू शो p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग. ये पाई बॉन्ड बना लेता है ना, उसकी वजह से एक ऑस्मियम को 4 ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं टू गेट द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसलिए ये बेटर होता है. और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी होती है? मैंगनीज की. +2 से लेके +7 तक ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. आयरन की कौन सी होती है? +2 एंड +3. कॉपर की +1 एंड +2. ऐसे ही क्रोमियम की +3 +6. ये कॉमन है बट 4 भी शो करता है ये. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे जो p ब्लॉक एलिमेंट्स थे कौन, जैसे कि टिन हो गया, थेलियम हो गया, ये भी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे. +2 एंड +4. थेलियम शो करता है +1 एंड +3. तो डिफरेंस क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है और जो हमारे ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 यूनिट का फर्क है. उनका 2 यूनिट्स का है और इनका 1 यूनिट का डिफरेंस होता है. सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? व्हाई डू दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज वंस अगेन नॉट ओनली ns electrons but also n-1d electron participate. कैसे? अब जैसे 4s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो ये बोलता है मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा. क्यों? तू क्यों बनाएगा? तो डी कहते हैं हम दोनों की एनर्जी सेम तो है, अगर तू निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ. इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ओके, एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, उसका नाम है स्कैंडियम. स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता. नेक्स्ट थिंग, मैंगनीज है मान लो, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये MnO एग्जाम्पल वी हैव टेकन, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2O7 है. इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, इसमें 2 है. हमेशा याद रखना जो मेटल होता है अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक बॉन्ड बनाता है. राइट? व्हाई? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना इजी होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो +7 है, तो इट इज नॉट इजी फॉर मैंगनीज टू डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बोलता है चल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा कोवेलेंट होगा. राइट? अब इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि इसका बेसिक कैरेक्टर पता लगाना हो तो ये बेसिक है. कैसे है? बिकॉज बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी लेफ्ट है. सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंपाउंड होता है दैट इज बेसिक एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा एसिडिक होता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट because not only ns electron but also n-1d electron participate. Fluorine and oxygen can take out the maximum oxidation state from any element, but oxygen is better than fluorine. Why? Because it can make p-pi multiple bonding, जिस वजह से ये better है. Okay. और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ऑस्मियम और रुथेनियम की है और वो है +8.
और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैंगनीज, +2 से +7। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयोनिक भी होता है और बेसिक भी होता है, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड जो है दैट इज कोवेलेंट एंड एसिडिक इन नेचर। तो जो बीच वाला होता है जैसे MnO2, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, ये एम्फोटेरिक होता है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है heat of atomization or melting point. Heat of atomization or melting point. What is heat of atomization? Means atoms में convert करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे heat of atomization कहते हैं। जैसे कि आप आयरन को सॉलिड स्टेट से गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हो, ये मतलब है। उप्स, ये तो बहुत ज़्यादा होती है। यस, बहुत ज़्यादा होती है। दे हैव वेरी हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? बिकॉज नॉट ओनली ns इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो n-1 d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। इनकी सारी बातों की वजह एक ही है कि ns के साथ आउटरमोस्ट शेल के साथ पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। n-1 d इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पार्टिसिपेट, इसलिए इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें लाइक मेल्टिंग पॉइंट का, हम एटॉमिक नंबर के साथ, स्कैंडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, फिर टाइटेनियम V, क्र, म, फे, को, नी, क्यू, जना। ये जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है, सी इतना लो है। और क्रोमियम का ये रहा और ये मैंगनीज का है, क्रम, फे, आयरन का ज्यादा है, राइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, 2 ये 1 ये। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि डी वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 5 करेंगे, इसमें 6 करेंगे, इसमें 7, फिर इसमें 6 क्यों करेंगे? 3d6 का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, और जो पेयर्ड है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसके 6 हो गए, फिर 5, 4, 3, 2। इट मीन्स जिंक का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा क्योंकि इसके मेटालिक बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी पेयर्ड हो गए हैं। सो अब ये नहीं समझ में आता कि मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट इससे कम क्यों है, जबकि इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड बनाने के कैपेबल हैं। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ डिप in melting point and atomic number curve of transition elements. You know, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, 3d5 4s2. As an atom it is very stable. Electrons are very tightly held to the nucleus, so as an atom it is very stable. तो मैंगनीज कहता है मेरा एटम तो स्टेबल है, तो पास वाले एटम के साथ उतनी जोर से इंटरैक्शन शो नहीं करेगा जितना इसको शो करना चाहिए था। सो इसीलिए इसका इंटर पार्टिकल फोर्स वीक है क्रोमियम और आयरन से, तभी इसमें डिप है। अगर हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का देखें तो उसमें भी डिप आता है टेक्नीशियम पे, उससे अगले वाले में भी डिप आता है, और टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि इसका सबसे ऊपर लाई करता है। ओके, अब ये यहाँ पे जिंक था, यहाँ कैडमियम था, यहाँ मरकरी था। इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लेस होता है बिकॉज इसमें केवल आउटरमोस्ट शेल के ns इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो इसलिए इनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड आई हैव शोन यू कि कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है हीट ऑफ एटमाइजेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी, रिडक्शन का मतलब टू रिड्यूस,
रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन कितनी जोर से गेन करेगा, उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ओके, यू नो किसी की रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी हो तो तीन बातें होती हैं। एक होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो हमें पता होनी चाहिए, और यू नो ये कम होनी चाहिए ताकि उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया जा सके। दूसरी है आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले उसको गैस में कन्वर्ट करो मेटल को, फिर उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, राइट, ये भी कम होनी चाहिए। उसके बाद उसको वाटर में डुबो दो। अब उसको वाटर में डालोगे तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी, यानी कि जब किसी केटायन को वाटर चारों तरफ से घेर लेता है तो इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। और इस वक्त जो एनर्जी निकलती है, ये मान लो Fe2+ है, उस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों के सम से ज्यादा है, इफ hydration enthalpy is more than the sum of heat of atomization and ionization energy, तो ये पानी में बहुत खुश रहेगा। और अगर मैं आयरन को बोलूं कि तू रिड्यूस हो जा आयरन में, बोलते मैं नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट इज हैप्पी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों के सम से ज्यादा है। यू नो इसमें कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, +0.34, सबकी माइनस है लेकिन इसकी प्लस है। इसका मीनिंग क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ इज पॉजिटिव। जैसे कि कॉपर कहना चाहता है, हे भगवान मुझे अपने घर में जाने दो, मैं नहीं रहता Cu2+ में। हमने बोला तुझे हुआ क्या है, तो क्यों अपनी रिडक्शन करने पे तुला है? बोलते देखो मेरी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना वो बहुत कम है, पानी मुझे पसंद नहीं करता, जब मुझे पसंद नहीं करता तो मुझे घेरेगा नहीं। तो कहते हैं मेरी जो मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी है दोनों के सम से कम है, इसलिए मैं नहीं रहना चाहता, मैं तो अपनी रिडक्शन करूंगा। ओके, फिर हमने Cu+1 से पूछा, तो Cu+1 जब पानी में डुबोते हैं यानी कि एक्वस मीडियम में, तो ये क्या करता है, Cu2+ और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने बोला तुझे क्या हुआ, तू क्यों कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो गया? बोलते मैं क्या करूं, मेरी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो तो Cu2+ से भी कम है। सो दैट्स व्हाई इट शोज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ओके, अब इमेजिन करो कि मैं मैंगनीज 2+ को बोलूं तो मैंगनीज में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंगनीज 2+ में कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है। कहता मैं बहुत खुश हूं, मैं नहीं जाता। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना ये वाली, ये बहुत कम है। बोलो आयरन को अगर हम बोलेंगे तू जाएगा, तो वो कहता मैं भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो भी खुश है पानी में, हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों के सम से बहुत ज्यादा है। ओके, फिर क्रोमियम 3+ को क्रोमियम 2+ में कन्वर्ट करने की, अब हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। पहले हमने 2 से 0 में देखी, अब हम 3 से 2 में देखने की कोशिश करते हैं। बताओ इनमें से कौन है जो 2+ में आने की जल्दी करेगा? फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा। इसमें मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है 3d4, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, यहाँ 3d5, इसका 3d6। बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंगनीज बोलता है मैं तो बड़ी जोर से जाऊंगा। क्यों? कहता है कि मेरी 3+ में तो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मैं अपनी रिडक्शन करूंगा। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों से ज्यादा है। तो क्रोमियम क्या करता है? 3d3। अब 3d3 कौन सी स्टेबल हुई? 3d3 एक्चुअली स्टेबल नहीं है, इसमें ना एक T2G कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये 2 में टूट जाते हैं। इसे नीचे वालों को T2G कहते हैं, ऊपर वालों को EG कहते हैं। तो T2G की एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 3। तो क्रोमियम को अपनी T2G3 कॉन्फ़िगरेशन का बड़ा अभिमान है, इसलिए वो कहता मैं नहीं जाऊंगा आसानी से। आयरन कहता मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी 3D Fe3+ में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है।
तो जब भी आपको पता लगाना हो कि रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो गो फॉर देयर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो वाटर में खुश है कि नहीं है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी और आपको पता चलेगा, राइट। सो इसमें आप ये जान लो, Mn2+ वेरी हैप्पी, क्रोमियम 3+ वेरी हैप्पी, Fe3+ वेरी हैप्पी, निकल 2+ वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे डाउट हो रहा है, निकल 2+ को क्या है जो चीज उसको हैप्पी बनाती है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो 3d8 है, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या यूँ लगा कि इसको वाटर बहुत पसंद करता है, इसलिए ये वाटर में इसी अवस्था में डूबे रहना पसंद करता है। सो निकल 2+ जो है 3d8 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल में नहीं आती है, बट इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ऑन दी होल आपको क्वेश्चन क्या आएगा? अगर मैग्नीज पे आए तो आप कहेंगे 2+ इज मोर स्टेबल, क्रोमियम पे आए तो आप कहेंगे 3+ इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ T2G कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आए तो Fe3+ इज स्टेबल, निकल 2+, अच्छा कॉपर तो ना तो 1+ स्टेबल है और ना ही 2+ स्टेबल है, लेकिन 1+ तो और ज़्यादा दुखी है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+ से भी कम होती है। तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। इनकी डेंसिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओ तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? साइज डिक्रीज होता है, मोलर मास इंक्रीज होता है, राइट। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम घट रहा है और मास बढ़ रहा है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टाइटस्कैंडियम टू या टाइटेनियम टू कॉपर डेंसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज ये कंपाउंड, इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होता है? पैरामैग्नेटिक हर वो सब्सटेंस होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। D block elements are paramagnetic in nature because of presence of unpaired electron. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है N into N+2, where N is the number of unpaired electrons. अब देखो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। इसका जो डाई पॉजिटिव आयोन है, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, डाई पॉजिटिव का मतलब है 4s को निकाल दो तो आपके कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन्स, और सभी में एक एक जाएगा। तो मैग्नीज 2+ के पास हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 5। सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 5 into 5 + 2 मीन्स 5 into 7 √35। 36 का अंडर रूट आपको शुरू से पता है 6 होता है, तो इसका जो अंडर रूट है 6 से कम होगा, दैट विल बी 5.9 यूनिट इज बोहर मैग्नेटोन। एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई में कि एक एलिमेंट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.2 bm है, बताओ उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो 5.9 या इससे थोड़ा सा ज्यादा होता। अगर बहुत कम दे रखा हो तो आप पीछे वाला लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर है कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज 5.9 से कम कभी नहीं हो सकता 5 वाले का। ऐसे आप किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हैं। सो ये पैरामैग्नेटिक जो है इनके कंपाउंड्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।